करेंगे 9th क्लास की हिस्ट्री का सेकंड लेसन रूसी क्रांति। उसका 4th पार्ट हम करेंगे जिसका नाम है अक्टूबर के बाद क्या बदला। इसको करने से पहले मैं आपको थोड़ा याद दिला देती हूँ कि इससे पहले हमने क्या पढ़ा। रूसी क्रांति के विषय में देखा हमने। रूसी क्रांति से पहले हमने देखा कि रूस में रेडिकल, उदारवादी और रूढ़िवादी 3 प्रकार की विचारधाराएं थी। तीनों के विचार अलग अलग थे। उसके बाद क्या हुआ कि रूस में 3 मुख्य क्रांति हुई थी। एक 1905 की क्रांति जिसको खूनी क्रांति भी कहा जाता है। 1905 की जो क्रांति थी वो बहुत बड़ी संख्या में मजदूरों के विरोध से संबंधित थी और बहुत सारे मजदूरों की हत्या की गई थी, उनको मार डाला गया था, काफ़ी खून खराबा हुआ था। इसी वजह से इस जो 1905 की क्रांति है उसको खूनी रविवार, क्योंकि रविवार को हुई थी और इसमें क्योंकि काफ़ी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी, लोग मार दिए गए थे, तो इसको खूनी क्रांति के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अक्टूबर में 1905 में हुई थी खूनी क्रांति, रविवार क्रांति, 1905 की क्रांति। रूस में 2 और क्रांति हुई थी जो 1917 में ही हुई थी। एक फरवरी में हुई थी और दूसरी हुई थी अक्टूबर में। तो इसके विषय में हमने देखा। एक बार मैं स्टार्टिंग से आपको थोड़ा याद दिला देती हूँ कि हमने इस लेसन में पहले क्या क्या पढ़ा था। जो 3rd पार्ट था इसका रूसी क्रांति वाले लेसन का, उसमें हमने क्या देखा था, ये देखिए, पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। पेट्रोग्राद क्या था? ये सेंट पीटर्सबर्ग एक जगह थी। ये जो जगह थी इसका नाम जर्मनी भाषा में रखा गया था। जब रूस की जर्मनी से लड़ाई हो गई थी, युद्ध हुआ था, तो जर्मनी उसका दुश्मन बन गया था, शत्रु बन गया था और इस जगह का नाम भी बदल के पेट्रोग्राद कर दिया था। पहले सेंट पीटर्सबर्ग था और सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को ये 2 जगह ऐसी थी जहाँ पे सबसे ज़्यादा मात्रा में उद्योग धंधे, मतलब फैक्ट्री वगैरह जहाँ पर ज़्यादा थी। अब हुआ क्या, जब ये पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति हुई तो उस समय वहाँ पर क्या हालात थे और किस वजह से क्रांति की ज़रूरत पड़ी वो देखेंगे। 1917 में क्या हुआ, पेट्रोग्राद जो जगह थी वहाँ पे उसकी हालत बहुत ख़राब थी। वो जगह ऐसे बना रखी थी कि उस जगह को एक तरीके से बंटवारा कर रखा था। एक नदी थी, नेवा नदी, उसके जो सीधे साइड में दाईं तरफ में क्या था, मजदूरों के क्वार्टर, रहने की जगह थे, कारखाने थे, फैक्ट्रियाँ थी और उसकी बाईं तरफ एक साइड मजदूर थे, दूसरी साइड अमीर लोग, राजा महाराजा, फैशनेबल इलाके, विंटर पैलेस और जो सरकारी इमारतें थी वो होती थी। जिस ड्यूमा जो जिसको संसद की तरह जो काम करती थी, वो उसकी बैठक जहाँ होती थी वो भी इसी तरफ होती थी, जहाँ पे अमीर लोगों की साइड में, जहाँ पर बाई जगह जहाँ पे राजा का महल था, फैशनेबल इलाके थे, विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी। अब हुआ क्या, फरवरी में मज़दूरों का जो इलाका था दाई तरफ का, वहाँ पे खाने पीने की, खाद्य पदार्थ होता, खाने पीने की चीज़ों की बहुत कमी हो गई थी और उस साल ठंड भी बहुत ज़्यादा थी। तो संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि निर्वाचित सरकार बची रहे, इसलिए वह जार द्वारा वो क्या चाहते थे कि जो सरकार लोगों ने चुनी है वो बची रहे। लेकिन राजा क्या कोशिश करता था कि ये जो ड्यूमा है उसको भंग कर दिया जाए, क्योंकि ड्यूमा जो थी वो राजा की शक्ति पर अंकुश लगाती थी। राजा को उसके हिसाब से काम करना पड़ता था, और वो राजा की शक्तियों पर भी अंकुश लगाती थी। तो राजा चाहता था, राजा कौन, जार निकोलस द्वितीय, तो राजा चाहता था कि ड्यूमा को भंग कर दिया जाए, लेकिन जो संसद के प्रतिनिधि थे वो चाहते थे कि ये सरकार बची रहे। फिर हुआ क्या था, 22 फरवरी को, मैं थोड़ा शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये मैंने आपको 3rd वीडियो में बताया था। 22 फरवरी को क्या हुआ, एक फैक्ट्री को बंद कर दिया गया। उसका विरोध करने के लिए बहुत से मजदूरों ने ऐलान कर दिया कि हम भी हड़ताल करेंगे, हम भी काम नहीं करेंगे। औरतों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी वजह से इस दिन को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के नाम से मनाया जाता है। फिर क्या हुआ कि जो वो राजा था उसने सैनिकों को आदेश दे दिया कि जो लोग आंदोलन पर उतरे हैं, जो हड़ताल कर रहे हैं, उनको डराने के लिए, उन पे हमला करने के लिए सैनिकों को तैनात कर दिया। लेकिन सबसे अच्छी चीज़ क्या हुई, सैनिकों ने उन लोगों पे गोलियां चलाने के लिए साफ मना कर दिया। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर सिपाही थे वो भी उन्हीं की पृष्ठभूमि से थे। उनको लगा कि हमारे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, तो सिपाहियों ने किसका साथ दिया, मजदूरों का साथ दिया और उनके साथ मिलकर वो भी बगावत करने लगे। राजा डर गया और एक प्रतिनिधिमंडल जो था वो जार से, जो राजा था, उससे मिलने के लिए गया और उसको सलाह दी कि अगर आप चाहते हैं देश में शांति बनी रहे
तो आपको राजगद्दी छोड़नी पड़ेगी। राजा ने उसकी बात मान ली क्योंकि उसको डर था कि लोग भड़के हुए हैं और जो गुस्साई भीड़ है वो उस पर भी सीधा हमला कर सकती है। और बाद में क्या फैसला लिया गया कि जो भी फैसले लिए जाएंगे वो संविधान सभा लेगी, और संविधान सभा को कौन चुनेंगे? वोट के द्वारा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा। फिर आता है हमारा फरवरी के बाद हुआ क्या। फरवरी के बाद जो पाबंदियां लगा रखी थी सरकार, सम्राट ने जनसभा करने की, संगठन बनाने की, जो चोरी छिपे संगठन बनाने को मजबूर थे लोग, उनको आज़ादी नहीं थी, उन सबको जो पाबंदी लगा रखी थी उन पे वो पाबंदी हटा दी। उसके बाद आया हमारा लेनिन। लेनिन जो नेता थे वो मार्क्स के विचारों का ही समर्थन करते थे। उनकी जो पार्टी बनी थी उसका नाम था बोल्शेविक। उन्होंने अप्रैल थीसिस पर बात की, जिसके 3 मेन उद्देश्य थे। एक तो युद्ध को समाप्त किया जाए, जो लड़ाई झगड़े युद्ध उसको समाप्त कर दिया जाए, जितनी भी ज़मीन है सारी वो किसानों के हवाले कर दी जाए, क्योंकि कुछ लोग जो फैक्ट्री के मालिक थे, जो अमीर लोग थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा ज़मीन पे कब्जा कर रखा है और किसानों के पास बहुत कम ज़मीन है। तो जो सारी ज़मीन है वो किसानों के हवाले की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। इसको दिया गया अप्रैल थीसिस के नाम से। क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हमारा आता है, फिर आता है 1900। ये तो फरवरी की क्रांति थी। रूस में 3 क्रांति हुई है। एक 1905 में खूनी क्रांति, उसके बाद फरवरी में हुई है, उसके बाद हुई है अक्टूबर में। 1917 में ही 2 क्रांति हुई है, एक फरवरी में। अभी हमने फरवरी में जो क्रांति हुई थी पेट्रोग्राद में, उसके बारे में जाना। उसके बाद जो क्रांति हुई है वो 1917 में हुई है अक्टूबर में। इससे पहले वाली फरवरी में थी और ये अक्टूबर में हुई है। अब इसमें क्या हुआ था? इसमें भी वही था कि 16 अक्टूबर 1917 को जो लेनिन है उसने पेट्रोग्राद सोवियत और बोल्शेविक पार्टी को सत्ता पर कब्जा करने के लिए, लेनिन का क्या विचार था कि जो सत्ता है, जो पावर राजा के पास है, उस पर हम कब्जा कर ले, हमारी पार्टी कब्जा कर ले। लेकिन साथ साथ क्या हुआ था, जो राजा थे और जो वहाँ के प्रधानमंत्री केरेंस्की थे वो भी साथ अंदर ही अंदर प्लानिंग कर रहे थे, बाहर के देशों से सैनिकों को इकट्ठा करने में लगे थे। और इस स्थिति को भांपते हुए क्या हुआ, जो मजदूरों का संगठन है, जो बोल्शेविक पार्टी बनी हुई थी, उन्होंने क्या किया, क्योंकि सम्राट के द्वारा, राजा के द्वारा इनके जो बोल्शेविक पार्टी के दफ्तर बने हुए थे, टेलीफोन टेलीग्राम के, उन पे हमला कर दिया था। तो जो राजा है उसने क्या किया, अपने विंटर पैलेस की रक्षा करने के लिए जो सैनिक है उनको रवाना कर दिया। उसके बाद जो समर्थक थे, क्रांतिकारी जो समिति बनी थी लोगों की हित में कार्य करने के लिए, उसने क्या किया, उसने भी आदेश दे दिया अपने समर्थकों को कि वो भी सरकारी कार्यालयों पर कब्जा कर ले, मंत्रियों को गिरफ्तार कर ले। मंत्री डर गए और उन्होंने खुद ही आत्मसमर्पण कर दिया, अपनी हार मान ली। उसके बाद क्या हुआ वो अब जानेंगे। अक्टूबर की क्रांति हुई, उसके बाद रूस में क्या व्यवस्था रही, रूस में क्या परिवर्तन आया, क्या बदला, वो सारा देखते हैं। बोल्शेविक, ये देखिए, बोल्शेविक निजी संपत्ति की व्यवस्था के पूरी तरह खिलाफ थे। बोल्शेविक, याद दिला देती हूँ आपको, बोल्शेविक जो था उसका नाम लेनिन से जुड़ा है। जो लेनिन था उसने एक पार्टी बनाई थी जिसको नाम दिया गया था बोल्शेविक। तो बोल्शेविक जो थे निजी, मतलब अपनी पर्सनल जो हमारी प्रॉपर्टी होती है, वो निजी संपत्ति की व्यवस्था के वो पूरी तरह खिलाफ थे कि किसी के भी अपनी निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर उद्योगों और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था, क्योंकि अप्रैल थीसिस में जो 3 बातें थी, युद्ध का समाप्ति, बैंक और उस युद्ध की समाप्ति की जाए, और उसमें से एक जो मुख्य बिंदु था वो यही था कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो ज़्यादातर उद्योग और बैंकों का नवंबर 1917 में ही राष्ट्रीयकरण किया जा चुका था। उनका स्वामित्व और प्रबंधन सरकार के नियंत्रण में आ चुका था। जो बैंक थे वो किसी की, बैंक और जो उद्योग धंधे, मतलब जो फैक्ट्रियाँ थी, वो अब किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं थी। वो क्या था, उस पर सरकार ने अपना नियंत्रण ले लिया था। ज़मीन को सामाजिक, कोई भी किसी की ज़मीन अपनी पर्सनल नहीं होगी, उसको वो पूरे समाज की होगी। इसका मतलब क्या हुआ, किसी की भी अपनी पर्सनल नहीं होगी, निजी नहीं होगी, सबकी होगी। वो ज़मीन को सामाजिक संपत्ति घोषित कर दिया गया। किसानों को सामंतों की ज़मीन पर कब्जा करने के लिए, पहले क्या होता था, जो सामंत होते थे, मतलब जो बड़े बड़े ज़मींदार होते थे जिनके पास बहुत सारी ज़मीन होती थी, तो ज़्यादातर ज़मीनों पर उनका कब्जा था। किसानों को क्या हुआ, किसानों को छूट दे दी कि जितने भी सामंत है, बड़े बड़े ज़मींदार हैं, उनकी ज़मीनों पर तुम कब्जा कर सकते हो।
शहरों में बोल्शेविकों ने मकान मालिकों के लिए पर्याप्त हिस्सा छोड़कर उनके बड़े मकानों के छोटे छोटे हिस्से कर दिए। ये तो गांव की बात थी कि किसानों को कहा कि जो बड़े बड़े ज़मींदार है तुम उनकी संपत्ति पे कब्जा कर लो, और जो बैंक है वो सरकार के नियंत्रण में आ गए, और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ थी, छोटी बड़ी जितनी भी फैक्ट्रियाँ थी, वो भी किसी की पर्सनल नहीं होगी, उस पर भी सबका अधिकार होगा, मतलब समाज का अधिकार होगा। ये तो गाँव की बात की। अब शहरों में क्या हुआ? शहरों में क्या हुआ, बोल्शेविकों ने क्या किया, जो मकानों के मालिक थे, जिनके पास बड़े बड़े मकान थे, उनको उनके लिए थोड़ी सी जगह छोड़ दी, और जो बाकी हिस्सा था उसके हिस्से कर दिए बाकी मकान जगह के, जिससे कि जिनके पास बिल्कुल मकान नहीं है, जो बेचारे बेघर है या जिनको ज़रूरत है घर की, उनको रहने के लिए जगह मिल सके। उन्होंने अभिजात्य वर्ग द्वारा पुरानी पदवियों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। पहले जो पदवी दी जाती थी, पुरानी पदवी, अभिजात्य वर्ग द्वारा, राजा महाराजाओं के द्वारा, उस पर पाबंदी लगा दी। परिवर्तन को स्पष्ट रूप से सामने लाने के लिए सेना और सरकारी अफसरों की वर्दियाँ, उस समय क्या था, सम्राट के समय में जो सरकारी अफसर थे, जो सरकारी ऑफिसर थे, उनकी जो वर्दी थी, यूनिफॉर्म थी, वो अलग थी। उसके बाद वो क्या कर दी, अलग बदल दी गई। इसके लिए 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिससे सोवियत टोपी का चुनाव किया गया। 1918 में एक परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई, और जिसमें सोवियत टोपी जो थी उसका चुनाव किया गया। सोवियत लोगों की जो थी वो टोपी, उसका चुनाव किया गया। बोल्शेविक पार्टी का भी नाम बदल दिया, अब उसका नाम कर दिया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। जो बोल्शेविक पार्टी थी उसका नाम बदल के कर दिया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। नवंबर 1917 में बोल्शेविकों ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन इन चुनाव में उन्हें बहुमत नहीं मिला। 1917 में नवंबर में बोल्शेविक जो थे उन्होंने संविधान सभा के लिए चुनाव कराए, लेकिन चुनाव में बहुमत नहीं मिला, तो उसको ज़्यादा वोट नहीं मिल पाया संविधान सभा के लिए जो चुनाव हुए थे। उसके बाद रूस क्या बना, ये देखिए जो मैंने अंडरलाइन किया, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ। रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था, मतलब एक ऐसा देश बना जहाँ पर एक ही दल था। एक दलीय व्यवस्था मतलब एक ही दल था, और वो कौन सा था, बोल्शेविक, जिसका नाम बाद में क्या कर दिया था, रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। तो रूस एक दलीय राजनीतिक व्यवस्था वाला देश बन गया, जहाँ पर केवल एक ही दल का प्रभुत्व था। ट्रेड यूनियनों पर पार्टी का नियंत्रण रहता था। ट्रेड यूनियन क्या होती है, जो मजदूरों ने अपने संगठन बनाए थे अपनी मांगों को रखने के लिए, अपने हितों की रक्षा करने के लिए, उसको ट्रेड यूनियन बोला जाता है। तो जो ट्रेड यूनियन थी, ट्रेड यूनियनों पर किसका नियंत्रण था, पार्टी का नियंत्रण रहता था। गुप्तचर पुलिस बोल्शेविकों की आलोचना करने वालों को दंडित करती थी। जो गुप्तचर पुलिस होती थी वो क्या करती थी, जो बोल्शेविकों की इस पार्टी की जो बुराई करते थे उनको सजा देती थी। बहुत सारे युवा लेखक और कलाकार भी पार्टी की तरफ, बहुत सारे लेखक और जो कलाकार थे वो भी इस पार्टी की तरफ आकर्षित हुए, क्योंकि वह समाजवाद और परिवर्तन के प्रति समर्पित थे। क्योंकि वो भी समाज में जो समाजवाद की लहर आई और जो समाज में परिवर्तन आया उसका समर्थन करते थे, समर्पित थे उसके लिए। उसके बाद आता है गृह युद्ध, घर के अंदर युद्ध, देश के अंदर युद्ध, रूस के अंदर युद्ध। तो रूस के अंदर जो युद्ध छिड़ा उसको कहेंगे हम गृह युद्ध। जब बोल्शेविकों ने जमीन के पुनर्वितरण का आदेश दिया तो रूसी सेना टूटने लगी। ज़्यादातर सिपाही किसान थे, वे भूमि पुनर्वितरण के लिए घर लौटना चाहते थे, इसलिए सेना छोड़कर जाने लगे। अब देखिए, जिसने अपने जीवन में सब कुछ मेहनत से कमाया, अपनी मेहनत से कमाया है, अब उसने अपनी मेहनत से कमाया है, लेकिन अचानक से कोई उसको ये बोल दे कि उसको ये सारा किसी दूसरे को देना है, उस पर उसका नियंत्रण नहीं होगा, सबका नियंत्रण होगा, तो ये तो गलत बात होगी ना। लोगों को क्या लगेगा, अब हम मेहनत क्यों करते हैं, क्योंकि हमें प्रोत्साहन कब मिलता है, जब हम अपना कोई पर्सनल काम करते हैं। अगर हमारे हर चीज़ पर सबका अधिकार होगा तो कोई मेहनत ही नहीं करेगा। अब हुआ क्या, जो रूस में सेना थी, जो रूसी सेना थी वो जो रूसी सेना थी ना, वो अधिकतर किसानों के घरों से थे लोग। जो सेना में लोग शामिल थे वो ज़्यादातर किसान परिवार से थे। अब जब उनको ये लगा कि उनका जो संपत्ति है वो उनको
उनकी संपत्ति ही उनकी नहीं है, वो सबकी साझी हो गई है। तो उन्होंने क्या किया, उनका मनोबल टूट गया, वो सारे सेना का जो सेना पर तैनात थे वो वापस घर लौटने लगे सेना को छोड़ के। गैर बोल्शेविकों, समाजवादियों, उदारवादियों और राजशाही के समर्थकों ने बोल्शेविक विद्रोह की निंदा की। फिर धीरे धीरे, शुरू में तो सबको बहुत अच्छे विचार लगे इनके, सब सहमत थे, सबने समर्थन किया, लेकिन धीरे धीरे लोग थोड़ा इसकी बुराई करने लगे। उनके नेता दक्षिणी रूस में इकट्ठा होकर बोल्शेविकों रेड्स से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित, बोल्शेविकों को रेड्स बोलते थे, टुकड़ियाँ संगठित करने लगे। 1918 और 1920 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों पर सामाजिक क्रांतिकारियों, ग्रीन्स और जार समर्थक, देखिए जो राजा के समर्थक थे उनको बोलते थे वाइट्स, जो सामाजिक क्रांतिकारी थे उनको बोलते थे ग्रीन्स, और जो बोल्शेविक थे उनको बोलते थे रेड्स। तो हुआ क्या, बोल्शेविक से लड़ने के लिए टुकड़ियाँ संगठित होने लगी। 1918 और 1920 में रूसी साम्राज्य के ज़्यादातर हिस्सों में रूस में सामाजिक क्रांतिकारी मतलब ग्रीन्स और जो जार का समर्थन करते थे वाइट्स का ही नियंत्रण रहा। उन्हें फ्रांसीसी, अमेरिकी, ब्रिटिश और जापानी टुकड़ियों का भी समर्थन मिल रहा था। ये सभी शक्तियाँ रूस में समाजवाद को फलते फूलते नहीं देखना चाहती थी। ये सब क्या थे, ये जो समाजवाद रूस में आ रहा था धीरे धीरे, उसका समर्थन नहीं करते थे। ये नहीं चाहते थे कि समाजवाद आए, सबकी संपत्ति साझी हो, किसी का कोई निजी संपत्ति ना हो। इन टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच, इनके बीच में बोल्शेविक और किनके बीच में, जो सामाजिक क्रांतिकारी थे और जो जार समर्थक थे, इनके बीच में गृह युद्ध हो गया। और उसमें क्या हुआ, उसका फल क्या हुआ, लूटमार, डकैती, भूखमरी, ये सारी समस्याएं फिर से रूस पर बढ़ गई, रूस में आ गई लूटमार, डकैती, भूखमरी। वाइट्स में जो निजी संपत्ति के हिमायती थे, उन्होंने जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के खिलाफ काफ़ी सख्त रवैया अपनाया। वाइट्स कौन थे, जो राजा का समर्थन करते थे, जार का समर्थन करते थे। तो ये क्या चाहते थे कि जो निजी संपत्ति है उस पर सबका अधिकार नहीं होना चाहिए, वो अपनी खुद की संपत्ति होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमारी संपत्ति और उस पर सबका अधिकार हो। तो पहले जब बोल्शेविकों ने क्या किया था, निजी संपत्ति को छीन के किसानों को दे दिया था। अब हुआ क्या कि इन्होंने इसका विरोध किया, और जिन किसानों ने ज़मीन पर कब्जा करने वाले जो किसान थे उनके खिलाफ इन्होंने सख्त रवैया अपनाया। इसके बाद आएगा समाजवादी समाज का निर्माण, जिससे रूसी क्रांति संबंधित है। बहुत इंपॉर्टेंट है समाजवाद से इसका संबंध है मेन। शासन के, ये बता देती हूँ, गृह युद्ध के दौरान बोल्शेविकों ने, जब गृह युद्ध रूस में हुआ तो बोल्शेविक जो थे उन्होंने उद्योग और बैंकों के राष्ट्रीयकरण को जारी रखा। उन्होंने किसानों को उस जमीन पर खेती की छूट दे दी जिनका समाजीकरण किया जा चुका था। जब्त किए गए खेतों का इस्तेमाल बोल्शेविक ये दिखाने के लिए करते थे कि सामूहिकता क्या होती है। अब हुआ क्या, गृह युद्ध के दौरान जो बोल्शेविक थे उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण किया था, किसानों को ज़मीनों पर कब्जा करने की छूट दे दी थी। ये सब उनका क्या था, ये दिखाना कि सब कुछ सामूहिक है, मतलब सबकी ज़मीन पे सबका अधिकार है। शासन के लिए केंद्रीकृत नियोजन की व्यवस्था लागू की गई। अफसर इस बात का हिसाब लगाते थे कि अर्थव्यवस्था किस तरह काम कर सकती है। इस आधार पर वे 5 साल के लिए लक्ष्य तय करते थे। और देखिए, पंच मतलब 5, वर्षीय मतलब 5 साल, योजनाएं 5 साल के लिए जो योजनाएं बनाई जाती है उसको पंचवर्षीय योजनाएं कहा जाता है। उस समय जो अफसर थे वो क्या व्यवस्था करते थे कि पंचवर्षीय उन्होंने योजना बनानी शुरू की 5 सालों के लिए। पहली दो योजना थी, एक तो थी 1927 से 1932, दूसरी थी 1933 से 1938। इनमें क्या किया गया कि जो औद्योगिक विकास है, उद्योगों की जो तरक्की है, उसको बढ़ावा देने के लिए सभी तरह की जो वस्तुएं होती थी उनकी कीमतें स्थिर कर दी, मतलब ना बढ़ेगी ना घटेगी। केंद्रीकृत नियोजन से आर्थिक विकास को, इससे क्या हुआ, जो आर्थिक विकास था वो काफ़ी बढ़ा, उसको गति मिली, औद्योगिक उत्पादन बढ़ने लगा और तेल, कोयला, स्टील के उत्पादन में भी काफ़ी वृद्धि हुई। और इससे बहुत बड़े मतलब कई शहरों में बहुत सारी कंपनियां स्थापित हो गई। मगर तेज निर्माण कार्य के दबाव में
कार्य स्थितियाँ खराब होने लगी। मैग्निटोगर्स्क शहर में एक स्टील संयंत्र का निर्माण कार्य 3 साल के भीतर पूरा कर लिया गया। इस दौरान ये देखिए, लेकिन कार्य स्थितियाँ खराब कैसे हुई? 3 साल के अंदर अंदर एक स्टील संयंत्र जिसमें स्टील का निर्माण किया जाता है उसका निर्माण किया गया और शहर का नाम था मैग्निटोगर्स्क। इसमें मजदूरों को काफ़ी सख्त ज़िंदगी गुजारनी पड़ी। पहले ही साल में 550 बार काम रुका। रिहायशी क्वार्टरों में जाड़ों में, सर्दियों में शौचालय जाने के लिए 40 डिग्री कम तापमान पर लोग चौथी मंजिल से उतरकर, मतलब मजदूरों की स्थिति थोड़ी और ख़राब हो गई, क्योंकि इतने कम टाइम में और इतना बड़ा कार्य किया जाएगा तो मजदूरों से ज़्यादा काम भी कराया जाएगा। ज़्यादा काम, कई घंटे लगातार उनसे काम कराया गया तो मजदूरों की जो हालत थी वो ख़राब हो गई। उसके बाद आता है हमारा स्टालिनवाद और सामूहिकरण। जो रूस था, रूस में जो अमीर किसान थे ना, संपन्न किसान थे, पैसे वाले जो थे, तो रूस में संपन्न किसानों को, ये क्वेश्चन 1 नंबर में बहुत बार आता है, कुलक किसे कहा जाता है, या फिर रूस में संपन्न किसानों को क्या कहा जाता है? तो रूस में संपन्न किसानों को कुलक कहा जाता था। जब इसके बाद भी अनाज की कमी बनी रही तो खेतों के सामूहिकरण का फैसला लिया गया। रूस में जो संपन्न किसान थे उनको कुलक कहा जाता था और इसके लिए क्या प्रयास किया गया? खेतों का सामूहिकरण किया गया। और यहीं से शुरुआत हुई स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। अब ये होता क्या, इसके बारे में देखते हैं। 1929 से पार्टी ने सभी किसानों को सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश जारी कर दिया। 1929 में पार्टी ने क्या किया? जो किसान थे उनको सामूहिक खेतों में काम करने का आदेश दे दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान सामूहिक खेतों के स्वामित्व में सौंप दी गई। सभी किसान काम करते थे सामूहिक खेतों पर, और कोल खोज के मुनाफे को सभी किसानों में, जो मुनाफा होता था, जो प्रॉफिट होता था, उसको जो जितने भी किसान काम करते थे उनके बीच में बांट दिया जाता था। इस फैसले से गुस्साए किसानों ने सरकार का विरोध किया और वे अपने जानवरों को ख़त्म करने लगे। अब पूरा साल जो किसान मेहनत कर रहा है उसमें प्रॉफिट जो होगा, मुनाफा होगा, वो चाहेगा उसको मिले, लेकिन वो सब में बांट दिया जाता था। तो इससे क्या हुआ? किसानों को गुस्सा आया, उन्होंने सरकार का विरोध किया और उन्होंने गुस्से में अपने जानवरों को ही ख़त्म करना शुरू कर दिया। अब 1929 से 31 के बीच मवेशियों की संख्या में 1/3 कमी, मवेशी जिन जानवरों को वो पालते थे उनको कहा जाता था, उनकी संख्या में कमी क्यों आई? क्योंकि किसानों ने गुस्से में आके अपने ही जानवरों को ख़त्म करना शुरू कर दिया था, मारना शुरू कर दिया था। सामूहिकरण का विरोध करने वालों को सख्त सजा दी जाती थी। जो इस नीति का विरोध करते थे, सामूहिकरण कार्यक्रम का, उनको सजा दी जाती थी और बहुत सारे लोगों को तो देश से ही निकाल दिया गया था। अब इसका विरोध क्यों किया? किसानों का मानना था कि वे न तो अमीर है और न ही समाजवाद के विरोधी है, वे बस विभिन्न कारणों से सामूहिक खेतों पर काम नहीं करना चाहते थे। स्टालिन सरकार ने सीमित स्तर पर स्वतंत्र किसानों की व्यवस्था भी जारी रहने दी, लेकिन ऐसे किसानों को कोई खास मदद नहीं मिली। सामूहिकरण का परिणाम क्या हुआ? उत्पादन में भी कोई खास वृद्धि नहीं हुई, उत्पादन में कुछ खास नहीं बढ़ा, बल्कि 1930 से 33 के बीच खराब फसल के बाद तो सोवियत इतिहास का सबसे बड़ा, मतलब हुआ क्या? सामूहिकरण का जो उद्देश्य था वो ये था कि इससे उत्पादन बढ़ेगा, तो ना तो इससे उत्पादन बढ़ा, उल्टा अकाल पड़ गया था 30 से 33 के बीच में। और इससे क्या हुआ? 40 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए थे। तो ये जो सामूहिकरण था स्टालिन का, ये असफल रहा। एक बार दोबारा बता देती हूँ हमने इसमें क्या क्या देखा। इसमें हमने देखा सबसे पहले अक्टूबर की क्रांति के बाद क्या बदला, क्या क्या चेंजेस आए, क्या परिवर्तन हुआ। तो इसमें हुआ क्या था? बोल्शेविक जो थे वो क्या चाहते थे कि निजी संपत्ति ख़त्म कर दी जाए, किसी की भी कोई प्रॉपर्टी जो हो अपनी खुद की ना हो, सब पे सबका नियंत्रण हो।
इस उद्देश्य से उन्होंने बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया। जो फैक्ट्री थी, जो कंपनियां थी, जो उनके उद्योगों के मालिक थे, जिन पे उनका हक होता था, उसको बदल दिया। उद्योगों का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया। और जो बड़े जो ज़मीन थी, किसानों को ये अधिकार दे दिया कि जो ज़मींदार थे, बड़े बड़े जो सामंत थे, उनकी ज़मीनों पे तुम कब्जा कर सकते हो, उनको छूट दे दी। ये तो गांव में हुआ था। शहरों में क्या हुआ, जिनके बड़े बड़े मकान थे उनको कुछ हिस्सा रहने के लिए देकर बाकी मकान जो था उसका भी छोटे छोटे हिस्से कर दिए, और उन लोगों को जगह दे दी जो जिनके पास घर ही नहीं था, जो बेघर थे। फिर बोल्शेविक पार्टी का भी नाम बदल दिया, बोल्शेविक पार्टी का नाम बदल दिया और उसका नाम कर दिया रूसी कम्युनिस्ट पार्टी। अब जो रूस था उस पर केवल एक ही दल था, कम्युनिस्ट पार्टी, ठीक है। तो वो क्या हुआ कि उस पर जो वो पार्टी थी वो किस पे नियंत्रण रखती, ट्रेड यूनियन, जो मजदूरों का संगठन था, उस पर नियंत्रण पार्टी का होता था। गुप्तचर पुलिस बना रखी थी जो बोल्शेविक का विरोध करते थे, उसकी आलोचना करते थे, उसकी बुराई करती थी, उसको सजा देती थी। समाजवाद के प्रति लोगों का धीरे धीरे मोह भंग हो गया। पहले लोग जो इसका समर्थन करते थे धीरे धीरे इसके खिलाफ होने लगे, और इससे शुरुआत हुई गृह युद्ध की। गृह युद्ध, रूस के अंदर ही युद्ध छिड़ गया। रूस के अंदर युद्ध छिड़ने का कारण क्या था, जो बोल्शेविक थे जिनको रेड्स बोलते थे, ग्रीन्स कौन थे, सामाजिक क्रांतिकारी थे जिन्होंने अपना संगठन भी बनाया था, और वाइट्स थे वो राजा का समर्थन करते थे। तो जो ये जो बोल्शेविक जो थे इनका विरोध करते थे ग्रीन्स और वाइट्स। तो जो वाइट्स थे वो क्या मानते थे, उनका मानना था कि जो निजी संपत्ति है उस पर अपना निजी मालिकाना अधिकार होना चाहिए, और किसानों को जो जब संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया था बोल्शेविकों ने, ये उसका विरोध करते थे। ये कुछ ऐसे मामले थे देश के अंदर ही जिन्होंने झगड़े का गृह युद्ध को ही जन्म दिया, एक तरीके से कह सकते हैं आप, और देश में ही युद्ध जैसी स्थिति हो गई। फिर आया हमारा समाजवादी समाज का निर्माण। समाजवाद के अंतर्गत क्या प्लानिंग की गई, पंचवर्षीय योजनाएं, 5 सालों के लिए योजनाएं बनाई गई। 2 पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई पहले, एक तो 1927 से 1932, एक 1933 से 1938, और दोनों योजनाओं को काफ़ी सफलता भी मिली। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा था, और इस वजह से क्या हुआ कि एक शहर था मैग्निटोगर्स्क, उसमें एक स्टील संयंत्र का निर्माण किया गया था, और 3 साल के अंदर इतना बड़ा काम 3 साल के अंदर जब ख़त्म किया जाएगा तो उससे मज़दूरों की स्थिति तो बुरी होगी, क्योंकि ज़्यादा काम कराया जाएगा। तो जो मज़दूर थे उनकी जो कार्य स्थिति थी वो ख़राब होने लगी, और धीरे धीरे उसका क्या परिणाम हुआ, लोग उसका विरोध करने लगे। फिर स्टालिन आया, इन्होंने सामूहिकरण की नीति अपनाई। स्टालिन ने क्या किया कि जो सामूहिकरण, इसका मतलब क्या होगा, जो खेत थे उनका सामूहिकरण कर दिया। 1929 में इस कार्यक्रम में क्या किया गया कि 1929 में जो ये पार्टी थी इसने सभी किसानों को सामूहिक खेतों, किसी का कोई अपना नहीं होगा, सबका सब कुछ होगा, जो किसान खेती करेंगे उसका मुनाफा उसको नहीं मिलेगा, सबको मिलेगा। इससे किसानों में गुस्सा फूटा, उन्होंने विरोध किया, अपने जानवरों को मारना शुरू कर दिया, और जिन जानवरों को वो पालते थे, मवेशी बोलते थे उनको, धीरे धीरे उनकी संख्या कम हो गई, क्योंकि उनका ये मानना था कि मेहनत हम करते हैं और हमारा मुनाफा सब में बढ़ता है। तो ऐसे तो किसानों के जो अंदर काम करने की प्रेरणा वो ख़त्म ही हो जाएगी। लेकिन ये इन्होंने, स्टालिन जो थे उन्होंने बहुत कठोर नीति अपनाई। जो इसका विरोध करते थे, किसका, उनकी नीति का, सामूहिकरण का, उन लोगों को सजा दी जाती थी, देश से भी निकाल दिया जाता था। और जो सामूहिकरण की नीति थी वो सफल भी नहीं हुई, क्योंकि उसका उद्देश्य उत्पादन में वृद्धि करना था, बढ़ाना था। उल्टा क्या हुआ, उत्पादन और कम हो गया। और एक और सबसे बड़ा जो समस्या आई वो क्या आई, 1930 से 33 के बीच में अकाल पड़ गया, और उससे 40 से ज़्यादा लोग मारे गए। तो जो रूस की हालत थी वो और भी पहले से ज़्यादा बेकार होगी। तो जो स्टालिन का सामूहिकरण था वो भी सफल नहीं हो पाया। तो इस वीडियो की जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए
जिससे कि आगे जो भी मैं इस लेसन की आगे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक आ जाए।